बच्चों अभी हम लोग आज स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि कौन सा लोन पेयर रेजोनेंस करता है, कौन सा नहीं करता है, सिग्मा लोन पेयर किसे बोलते हैं, पाई लोन पेयर किसे कहते हैं, ये सब सारी चीजों को हमने देखा था। और जो भी मैंने होमवर्क दिया था उसको आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से रिस्पॉन्स किया है, बहुत अच्छी तरह से आपने सॉल्व किया है। कुछ तो बच्चे ऐसे भी थे जो कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पहले बना के भेजे थे, उनका सही था, फिर से दोबारा बना के भेजे। तो इसी तरह से के डेडिकेशन की आपको जरूरत है। चलिए आज स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस। इसमें पहला एप्लीकेशन जो हम लोग पढ़ेंगे, कंपैरिजन ऑफ बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ का कंपैरिजन। बॉन्ड लेंथ कैसे अफेक्टेड होगा रेजोनेंस से, हमें यह देखना है। बात आती है कि सर रेजोनेंस होने से बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा या घटेगा। रेजोनेंस होने से बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा या घटेगा, तो इस चीज को अगर हमें देखना है तो एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो कि यहां पर दिया गया है CH2 CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, और यहां पर दिया गया है CH2 डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH। बोला गया कि इसका बॉन्ड लेंथ जो है वो x है। इसका बॉन्ड लेंथ कितना दिया गया है बेटा, x, जबकि इसका बॉन्ड लेंथ है डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड लेंथ है y है। C डबल बॉन्ड O का बॉन्ड लेंथ यहां पर x है और यहां पर C डबल बॉन्ड O का बॉन्ड लेंथ y है। पूछा गया है कि व्हाट इज रिलेशन बिटवीन x एंड y। x और y में क्या रिलेशन है, बॉन्ड लेंथ का यहां पर क्या रिलेशन है एक दूसरे के साथ, हमें यह देखना है। तो चलो भाई देखते हैं। यहां पर C डबल बॉन्ड O है, यहां भी C डबल बॉन्ड O है। यहां पर देखते हैं, इस डबल बॉन्ड से पूछते हैं भाई तू रेजोनेंस कर रहा है क्या, तो बोलेगा कि नहीं। तो तू पूरा का पूरा डबल बॉन्ड ही है, तो मैं ये बोलेगा कि हाँ। मैं इससे पूछूंगा कि तू रेजोनेंस कर रहा है क्या, तो बोलेगा कि हाँ भाई देखो ना डबल बॉन्ड के नेक्स्ट एटम पे डबल बॉन्ड है, तो मैं रेजोनेंस कर रहा हूं। कैसे रेजोनेंस करेगा, पोलर पाई बॉन्ड है, इधर ब्रेक हुआ तो यहां माइनस यहां प्लस, प्लस चार्ज इधर से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ये इधर आएगा। ये प्लस चार्ज कहां चला जाएगा, एंड पोजीशन पे। तो इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा CH2 पे प्लस चार्ज, CH डबल बॉन्ड C O पे माइनस चार्ज, यहां पर H। मैं बोलूंगा कि इस मॉलिक्यूल का रियल स्ट्रक्चर ये है कि ये है कि दोनों में से कोई नहीं है, तो आप बोलोगे कि सर ये दोनों के दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। इसके रियल स्ट्रक्चर की बात किया जाए तो आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, और वो क्या होगा, 3 कार्बन लगातार बना लो, ऑक्सीजन पे माइनस डेल्टा, कार्बन पे प्लस डेल्टा, और हर जगह डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा। हमें किसके बीच में कंपैरिजन करना था, इस कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड और इस कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड में। सर यहां रेजोनेंस नहीं हो रहा है तो सिर्फ और सिर्फ डबल बॉन्ड कैरेक्टर, और यहां रेजोनेंस होने के कारण पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया। अगर A और B एक मॉलिक्यूल है, यहां पर सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ ज्यादा होता है किससे, पार्शियल बॉन्ड डबल बॉन्ड से। ये बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा किससे, A डबल बॉन्ड B से, और ये ज्यादा होगा A ट्रिपल बॉन्ड B से। क्यों भाई, बॉन्ड का मतलब होता है अट्रैक्शन। A और B में ज्यादा अट्रैक्शन, यहां पर एक बॉन्ड है तो कम अट्रैक्शन है। यहां पर पार्शियल डबल बॉन्ड है, मतलब ए सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के बीच का बॉन्ड है, तो इससे तो अट्रैक्शन ज्यादा हो गया, तो बॉन्ड लेंथ कम हो गया। डबल बॉन्ड आ गया तो और बॉन्ड लेंथ कम हो गया, ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो और बॉन्ड लेंथ कम हो गया। अब देखो यहां पर कंप्लीट डबल बॉन्ड है और यहां पर पार्शियल डबल बॉन्ड है, मतलब यहां ज्यादा अट्रैक्शन है, तो यहां पर पास पास होंगे कार्बन ऑक्सीजन, तो इसका बॉन्ड लेंथ क्या होगा, तो आप बोलोगे कि इसका बॉन्ड लेंथ कम होगा, और यहां पर बॉन्ड लेंथ क्या होगा, ज्यादा होगा। एक्स और वाई के रिलेशन की अगर बात करें तो यहां पर क्या लिखेंगे, वाई इज ग्रेटर देन एक्स। वाई और एक्स में क्या रिलेशन है, वाई इज ग्रेटर देन एक्स, वाई इज ग्रेटर देन एक्स। अब एक चीज और देखते हैं कि इस बॉन्ड को हम देखें
कार्बन और कार्बन इस बॉन्ड के बॉन्ड लेंथ को अगर हमने दे दिया ए और इस बॉन्ड लेंथ को हमने दे दिया बी, तो पूछा गया कि ए और बी में क्या रिलेशन है, ए और बी में क्या रिलेशन है। तो यहां पर जो बी वाला बॉन्ड लेंथ आ रहा है कार्बन कार्बन के बीच में, ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, और जबकि ये ए बॉन्ड है इसमें कंप्लीटली सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर है। यहां सिंगल बॉन्ड है, यहां पर पार्शियल डबल बॉन्ड है। पार्शियल डबल बॉन्ड मतलब अट्रैक्शन यहां पर ज्यादा है, तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा, कम होगा, और यहां पर बॉन्ड लेंथ क्या होगा, ज्यादा होगा। मतलब ए का बॉन्ड लेंथ जो है वो बी के बॉन्ड लेंथ से क्या है, ज्यादा है। यहां पर दो क्वेश्चन आपके साथ दिए गए हैं, एक ब्लू से दिया है कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का बॉन्ड लेंथ यहां एक्स है, कार्बन डबल बॉन्ड ओ ऑक्सीजन का यहां पर बॉन्ड लेंथ वाई है, दोनों में रिलेशन पूछा गया है। यहां पर रेजोनेंस नहीं हो रहा है तो कंप्लीट डबल बॉन्ड, यहां रेजोनेंस होने से पार्शियल डबल बॉन्ड आ गया, मतलब इसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा, इसका बॉन्ड लेंथ कम होगा। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि इस ए और बी के बॉन्ड लेंथ में कंपेरिजन करना है, क्योंकि यहां पर कंप्लीट सिंगल बॉन्ड है जबकि यहां पर पार्शियल डबल बॉन्ड आ रहा है रेजोनेंस के कारण, और पार्शियल डबल बॉन्ड आने से और सिंगल बॉन्ड में पार्शियल डबल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ कम होगा और कंप्लीट सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा, इसलिए ए इज ग्रेटर देन बी। आपसे पूछा जाए कि रेजोनेंस होने से बॉन्ड लेंथ बढ़ता है कि घटता है, तो आप बोलोगे कि सर देखो यहां रेजोनेंस होने से वाई क्या हो गया, ज्यादा हो गया, जबकि यही रेजोनेंस होने से बी क्या हो गया, कम हो गया। मतलब ये अपन बोल सकते हैं कि रेजोनेंस जो है बॉन्ड लेंथ को बढ़ा भी सकता है, रेजोनेंस बॉन्ड लेंथ को घटा भी सकता है। ये डिपेंड करता है कंडीशन पे। अगर कहीं रेजोनेंस होने से डबल बॉन्ड पार्शियल डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाए, रेजोनेंस होने से डबल बॉन्ड पार्शियल डबल बॉन्ड, देखो यहां सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया, तो डबल बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाए मतलब पार्शियल डबल बॉन्ड आ जाए तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा, जबकि सिंगल बॉन्ड में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाए तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा, कम होगा। मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि रेजोनेंस होने से बॉन्ड लेंथ बढ़ता है कि कम होता है, तो आप बोलोगे कि अगर रेजोनेंस होने से सिंगल बॉन्ड पार्शियल डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होता है तो बॉन्ड लेंथ कम होता है, जबकि डबल बॉन्ड अगर पार्शियल डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होता है तो वहां पर बॉन्ड लेंथ बढ़ता है। तो इसे आप नोट कर लें, दो क्वेश्चन है, अच्छी तरह से नोट करें, इसके बाद की चीजों को और आगे देखते हैं एप्लीकेशन। नोट करिए बेटा। हाँ बच्चों, जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है रेजोनेंस का, दैट इज एरोमेटिसिटी। क्या पढ़ना है, एरोमेटिसिटी। सुनिएगा, बहुत अच्छा कंसेप्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। एरोमेटिसिटी, देखो एरोमेटिसिटी के पीछे बहुत सारी कहानियां हैं। एरोमेटिसिटी या एरोमेटिक कंपाउंड की बात की जाए तो ये एरोमा से बना है, रोमा नहीं एरोमा, और एरोमा का मतलब होता है ऑडर, या इसी को हम लोग बोलते हैं स्मेल। तो एक साइंटिस्ट आया था जिसका नाम क्या था, हकल, हकला नहीं बेटा, हकल। उसने क्या बोला कि जो एरोमेटिक कंपाउंड है उसमें क्या होगा, स्मेल होगा, एक अलग तरह का स्मेल होगा। लोगों ने बोला कि ठीक है एरोमेटिक कंपाउंड होगा तो अलग तरह का स्मेल होगा, तो हम क्या सभी कंपाउंड को स्मेल करके ये बताएंगे कि एरोमेटिक है कि नहीं? तो बोला कि हाँ एग्जैक्टली। तो इसके सामने आप लोग जैसे स्टूडेंट थे, बोले ठीक है भाई कंपाउंड आ गया तो हम तो बता देंगे, लेकिन क्या क्वेश्चन आएगा कॉपी में, पेपर में, तो पेपर को मैं कैसे स्मेल करके बताऊंगा कि वो कंपाउंड एरोमेटिक है? तो फिर हकल ने क्या बोला, ठीक है भाई अब देखो एरोमेटिक के लिए मैं कुछ बताने जा रहा हूं। क्या बताएगा बोल? अब सुनना क्या उसने बताया। मैग्नेट के बारे में आप जानते होंगे बेटा। बोला देखो भाई मैग्नेट जो होता है उसमें एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। बोला ठीक है, एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है, और थोड़ा बहुत आपको फिजिक्स आती हो तो आप ये भी जानते हैं
कि दो मैग्नेट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं जब साउथ पोल और नॉर्थ पोल उसके आसपास होता है, जबकि दोनों सेम पोल होंगे तो रिपल्सन होता है। तो ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है। भाई आप लोगों ने बोला अकल से कि सही बात है, अट्रैक्ट तो करता है मैग्नेट अगर दोनों उसके अपोजिट पोल्स हो तो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है यहां पर। तो जो फील्ड जनरेट होता है उसे बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। तो अब सुनना हकल ने क्या बोला। हकल ने यह कहा कि जैसे दो मैग्नेट के अपोजिट पोल एक दूसरे के सामने रखे गए हैं, एक मैग्नेटिक फील्ड, एक मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, मान लो कि F लग रहा है। अब इन दोनों के बीच में एक जार रख दो। क्या रख दो, जार। सुनना बच्चों अच्छी तरह से, इन दोनों के बीच में एक जार रख दो और उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड रखो। दोनों के बीच में जार रख दो, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड रखो। तो यहां से पता चलेगा कि ये दोनों के बीच का जो फोर्स है या तो वो इंक्रीज हो जाएगा, या तो डिक्रीज हो जाएगा, या तो कांस्टेंट हो जाएगा। तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो दोनों मैग्नेट के बीच के अट्रैक्शन फोर्स को बढ़ा दे, मतलब यहां के अट्रैक्शन सिस्टम को और अट्रैक्ट करा दे, स्टेबलाइज कर दे इस सिस्टम को। अट्रैक्शन होता है तो सिस्टम को क्या मिलती है, स्टेबिलिटी। तो हकल ने बोला कि अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड रखा और ये मैग्नेटिक फोर्स दोनों के बीच में बढ़ गया तो हम बोलेंगे कि ये सिस्टम स्टेबलाइज हो गया और वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है बहुत ही ज्यादा स्टेबल फॉर्म में है, और उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को बोल दिया एरोमेटिक कंपाउंड। मतलब फोर्स बढ़ा, दोनों के बीच के अट्रैक्शन फोर्स को बढ़ाया, स्टेबिलिटी को बढ़ा दिया, तो उसने क्या बोल दिया कि ऐसे कंपाउंड को एरोमेटिक बोलेंगे। अगर दोनों मैग्नेट के बीच के अट्रैक्शन को कम कर दिया, मतलब सिस्टम को डीस्टेबलाइज कर दिया, अट्रैक्शन कम होता है तो सिस्टम क्या होता है, अनस्टेबल होना शुरू हो जाता है। तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो दोनों के बीच के फोर्स को कम कर रहा है, अट्रैक्शन फोर्स को कम कर रहा है, वैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को बोल दिया एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। जबकि एक तीसरा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि ना तो फोर्स को बढ़ा रहा है ना तो अट्रैक्शन फोर्स को कम कर रहा है, उसे बोल दिया नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। और बोला कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी होगी इसी मैग्नेटिक फोर्स के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा स्टेबलाइज कौन किया था, एरोमेटिक। तो स्टेबिलिटी की बात किया जाए तो सबसे ज्यादा एरोमेटिक कंपाउंड स्टेबल होगा, उसके बाद एंटी एरोमेटिक, उसके बाद नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। क्यों भाई, ये ना तो बढ़ाया था, ना तो स्टेबल किया था, ना तो अनस्टेबल किया था इस सिस्टम को। तो सबसे ज्यादा स्टेबल एरोमेटिक, उसके बाद नॉन एरोमेटिक, और उसके बाद एंटी एरोमेटिक। तो ये उसने स्टेबिलिटी ऑर्डर दिया जो कि मोस्ट करेक्ट था। ये क्या था, स्टेबिलिटी ऑर्डर दिया। अब आप लोग स्टूडेंट्स का फिर से हकल से एक ही क्वेश्चन कि सर हमारे पेपर में क्वेश्चन आएगा तो क्या मैं यही करूंगा, दो मैग्नेट खरीद के लाऊंगा, उस कंपाउंड को लेके आऊंगा और फिर मैं पता करूंगा कि कौन एरोमेटिक है। हमसे तो क्वेश्चन यही पूछा जाएगा ना कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एरोमेटिक। हकल ने बोला कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं तो ये प्रैक्टिकल बता रहा हूं कि ये भी एक तरीका हो सकता है। आपके सामने 3 कंपाउंड रखा गया है और पता करना है कि इनमें से कौन सा एरोमेटिक है, तो ये एक तरीका हो सकता है। तो फिर बच्चों ने पूछा कि भाई और हमें कुछ बताओ। बोला कि देखो यार, एरोमेटिक कंपाउंड को अगर आप जलाओगे तो उसमें से अनबर्न्ड कार्बन निकलेगा, जिसको आप बोलते हो ना कालिख निकल रहा है, काजल निकल रहा है, तो वो क्या होता है, अनबर्न्ड कार्बन। तो लोगों ने पूछा कि भाई ऐसा क्यों, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को जलाएंगे तो अनबर्न्ड कार्बन उसमें से निकलेगा। बोला कि देखो, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि एरोमेटिक होते हैं, जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं उसमें कार्बन का परसेंटेज क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। परसेंटेज ऑफ कार्बन उसमें बहुत ज्यादा होता है। जो एरोमेटिक कंपाउंड होंगे उसमें कार्बन का परसेंट बहुत ज्यादा होगा, मतलब वेरी हाई होगा। तो उससे क्या हुआ,
कैसे तुम कर सकते हो? बोला देख लो बेंजीन एरोमेटिक है ना। लोग बोले हाँ। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? C6H6। कार्बन बाई हाइड्रोजन निकालो तो 6 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है, 6/6 = 1 आ गया। जबकि कोई नॉर्मल कंपाउंड ले लो जैसे CH4, तो कार्बन बाई हाइड्रोजन यहां से कितना आ जाएगा? 1/4। कार्बन का परसेंटेज यहां पर बहुत कम आ रहा है, जबकि एरोमेटिक कंपाउंड में कार्बन का परसेंटेज बहुत ज्यादा आ रहा है। और जब कार्बन का परसेंटेज बहुत ज्यादा है तो इन्वायरमेंट में इतना ऑक्सीजन नहीं है कि इन सभी कार्बन को जला दे। लोगों ने बोला सही बात है, लेकिन कार्बन टू हाइड्रोजन का रेशियो तो एसिटिलीन में भी 1:1 आता है। बोला हाँ, ऐसे भी कुछ कंपाउंड है जिसमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो फिर आप जैसे बच्चों का क्वेश्चन यही था कि ठीक है, जो भी आप कह रहे हो सब मैंने मान लिया, लेकिन आप तो हमें यह बताओ कि कॉपी पे हम कैसे करेंगे, क्वेश्चन पेपर में आएगा तो हम कैसे करेंगे। बोला कोई बात नहीं, उसके लिए मैं आपको एक थ्योरी देता हूं जिसे क्या बोलते हैं? हकल थ्योरी ऑफ एरोमेटिसिटी। और उस थ्योरी को देखेंगे कि हकल ने कैसे कैसे क्या क्या बताया। तो अगर आप इन चीजों को लिखना चाहते हैं तो इसे नोट करें, उसके बाद मैं बताता हूं हकल थ्योरी ऑफ एरोमेटिसिटी। हाँ बच्चों, तो अब हम लोग देखेंगे हकल थ्योरी ऑफ एरोमेटिसिटी। हकल थ्योरी ऑफ एरोमेटिसिटी। एरोमेटिक के लिए, एरोमेटिक होने के लिए हकल का थ्योरी क्या है? तो उसका फर्स्ट पॉइंट क्या बोलता है? ए पार्ट, ए और पार्ट अलग अलग है, ऑफ कंपाउंड शुड बी साइक्लिक। कंपाउंड का एक पार्ट हो क्या होना चाहिए? साइक्लिक होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट क्या बोलता है? दैट साइक्लिक पार्ट शुड बी प्लेनर। तो साइक्लिक पार्ट को क्या होना चाहिए? प्लेनर होना चाहिए। थर्ड पॉइंट, इन दैट साइक्लिक प्लेनर पार्ट कंप्लीट डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। कंप्लीट डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब एक साइकिल में कंप्लीट डिलोकलाइजेशन होने का मतलब कि अगर रेजोनेंस हो रहा है तो ऐसा नहीं कि रेजोनेंस यहां से यहां तक हो, पूरा का पूरा यहां से यहां तक। दैट इज कंप्लीट डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन शुड बी टेक्स प्लेस। ये तीनों पॉइंट तो पहले हमें देखना होगा। कंपाउंड का एक पार्ट क्या होना चाहिए? साइक्लिक। उस साइक्लिक पार्ट को क्या होना चाहिए? प्लेनर sp2 होना चाहिए। और उस साइक्लिक प्लेनर पार्ट में कंप्लीट डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। इतना बोलने के बाद बोला कि अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही है तो इसे बोलेंगे कंपाउंड में क्या हो रहा है? साइक्लिक रेजोनेंस। मतलब कंपाउंड साइक्लिक है, प्लेनर है और कंप्लीट डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है? कंपाउंड में साइक्लिक रेजोनेंस हो रहा है। बोला इतना जब हो जाए, किसी कंपाउंड में क्या होने लगे? साइक्लिक रेजोनेंस। अब देखो कि अगर साइक्लिक रेजोनेंस होने लगा, क्या होने लगा? साइक्लिक रेजोनेंस। तो अब तुम्हें यह पता करना होगा कि नंबर ऑफ डिलोकलाइज इलेक्ट्रॉन कितने हैं उस साइक्लिक पार्ट में। तो अब तुम्हें क्या देखना है? नंबर ऑफ delocalized electron in the cyclic part। अगर नंबर ऑफ डिलोकलाइज इलेक्ट्रॉन n = 2 आ गया, 6 आ गया, 10 आ गया, 14 आ गया, तो ये कंपाउंड एरोमेटिक होगा। मतलब 2 आया, 6 आया,
तो देखो 4 का इंक्रीमेंट हो रहा है ना बेटा, 2, 6, 10, 14, और फर्स्ट वाला कितना है, 2 है। तो 4n + 2 लिख सकते हैं इसे, कि ये जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 4n + 2 के फॉर्म में है। n क्या है, टोटल नंबर ऑफ डिलोकलाइज इलेक्ट्रॉन, और n क्या है, इंटीजर है, या तो ये 0 हो जाए, 1 हो जाए, 2 हो जाए, इस तरह से। ऐसा कैसे सर, n का वैल्यू 0 रखो, स्मॉल n, तो 4 × 0 + 2 कितना हो गया, 2। 4 × 1 + 2 कितना हो गया, 6। तो 2, 6, 10, 14 इस तरह से इलेक्ट्रॉन आ जाए तो उस कंपाउंड को हम लोग क्या बोलेंगे कि कंपाउंड एरोमेटिक है। कंपाउंड कैसा है, एरोमेटिक, मतलब एक साइक्लिक कंपाउंड हो जिसमें कि प्लेनारिटी हो और कंप्लीट डिलोकलाइजेशन हो रहा हो, और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन उस रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहा है साइक्लिक पार्ट में, तो कंपाउंड को क्या बोलेंगे, एरोमेटिक है। 6 हो रहा हो तब भी एरोमेटिक, 10 हो रहा हो तो भी एरोमेटिक। तो आपको क्या याद रखना है, n = 2 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 6, 10, 14 इस तरह से होना चाहिए, मतलब 4n + 2 के फॉर्म में होना चाहिए। अब देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, in the cyclic part, अगर इस तरह से हो जाए 4, 8, 12, तो वो कंपाउंड जो होगा वो एंटी एरोमेटिक होगा। कैसा होगा, एंटी एरोमेटिक होगा। तो ये क्या देख रहे हो, 4 का मल्टीपल है, 4 × 1 4, 4 × 2 8, 4 × 3 12, मतलब यहां पर अगर कैपिटल N = आ जाए 4, 8, 12, तो ये क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक। तो आप क्या देख रहे हो, यहां पर जो N है, कैपिटल N, वो 4 के मल्टीपल + 2 के फॉर्म में है या 4 के मल्टीपल के फॉर्म में है, तो आप बोलोगे सर 4 के मल्टीपल के फॉर्म में है, 4n, जबकि यहां n जो स्टार्ट होगा 1 से, 2 से, इस तरह से, तो इसे क्या बोलेंगे, एंटी एरोमेटिक है। ये भी क्या है, एरोमेटिक है। इन दोनों को छोड़कर अगर कुछ भी आ रहा है तो कंपाउंड को क्या बोलेंगे, नॉन एरोमेटिक है। कंपाउंड को क्या बोलेंगे, नॉन एरोमेटिक है। पहले आप इसे नोट करेंगे और नोट करने के बाद मैं इसके एग्जांपल्स दूंगा जिसमें हम लोग देखेंगे कि कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है, कौन सा एंटी एरोमेटिक है, कौन सा नॉन एरोमेटिक है। तो इसे नोट करें बेटा। हाँ बच्चों, अब आपके सामने कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसमें कुछ स्ट्रक्चर दिए गए हैं। अब इस स्ट्रक्चर में पूछा गया है कि नंबर ऑफ डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन इन साइक्लिक पार्ट, नंबर ऑफ डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, और उसके बाद पूछा गया कि नेचर क्या होगा, एरोमेटिक की, एंटी एरोमेटिक की, नॉन एरोमेटिक। चलो देखते हैं एक एक क्वेश्चन। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इस कंपाउंड का नेचर बताना है, एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक। तो सबसे पहले हम ये पूछते हैं कंपाउंड से कि भाई तुम्हारे पास कुछ साइक्लिक पार्ट है क्या, तो ये कंपाउंड क्या बोलेगा कि हाँ है। मैं बोलूंगा कि फिर एक चीज बताओ, तुम में रेजोनेंस हो रहा है कि नहीं, तो बोला कि देखो यार -4 सिंगल डबल, रेजोनेंस तो पूरा का पूरा हो रहा है, -4 सिंगल डबल सिंगल, -4 सिंगल डबल हो रहा है रेजोनेंस। तो मैं पूछूंगा कितने डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है, बोला कि मैं साइक्लिक भी हूं, रेजोनेंस भी हो रहा है, टोटल नंबर ऑफ डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन हमारे पास 2 + 2 4 है। ये -4 में 2 इलेक्ट्रॉन और पाई बॉन्ड में भी 2 इलेक्ट्रॉन, कितने हैं, 4 है। और जब 4 आया, 4 आ जाए, 8 आ जाए, 12 आ जाए, 4n के फॉर्म में आ जाए, तो वो कंपाउंड कैसा था, एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक को ए लिखूंगा, नॉन एरोमेटिक को Na लिखूंगा और एरोमेटिक को A लिखूंगा। अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन में। कंपाउंड से पूछते हैं तुम्हारे पास कोई
साइक्लिक पार्ट है क्या, तो बोलेगा कि हाँ भाई दिख रहा नहीं रहा है क्या, रेजोनेंस हो रहा है, प्लस चार्ज सिंगल डबल सिंगल प्लस चार्ज सिंगल डबल, पूरा का पूरा रेजोनेंस हो रहा है। मैं बोल रहा हूँ तुम्हारे पास कितने डिलोकलाइज इलेक्ट्रॉन है, तो बोलेगा कि पाई बॉन्ड में तो 2 इलेक्ट्रॉन है भाई, और प्लस चार्ज मतलब खाली डब्बा, उस ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। टोटल नंबर ऑफ डिलोकलाइज इलेक्ट्रॉन इन द रिंग इज इक्वल टू 2, और पूरा का पूरा साइक्लिक रेजोनेंस हो रहा है। 2 ही इलेक्ट्रॉन यहां पर है, 2 इलेक्ट्रॉन था तो वो क्या था, एरोमेटिक था, तो यहां पर क्या लिखेंगे हम लोग, ए लिखेंगे। इस कंपाउंड में पूछेंगे कि साइक्लिक रिंग है क्या, तो बोलेगा कि हाँ है। रेजोनेंस हो रहा है क्या, तो बोलेगा कि हाँ हो रहा है ना, प्लस चार्ज सिंगल डबल। मैं बोलूँगा कंप्लीट डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है क्या, तो बोलेगा कि नहीं, रेजोनेंस यहां से चला और यहां तक ही आया, इधर कोई रेजोनेंस नहीं हो रहा है। तो नंबर ऑफ डिलोकलाइज इलेक्ट्रॉन 2 तो है भाई, देखो यहां, लेकिन कंप्लीट रेजोनेंस नहीं हो रहा है, इसलिए कंपाउंड एरोमेटिक एंड डिएरोमेटिक नहीं होगा, ये क्या होगा, नॉन एरोमेटिक होगा। सिमिलरली यहां पर देखें, रेजोनेंस हो रहा है लेकिन यहां से लेके यहां तक हो रहा है। नंबर ऑफ डिलोकलाइज इलेक्ट्रॉन 2 यहां पर है, 2 यहां पर है, माइनस चार्ज में 2 इलेक्ट्रॉन, इस पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, 4 तो है, लेकिन कंप्लीट डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन न होने की वजह से कंपाउंड क्या होगा, ये नॉन एरोमेटिक होगा। आते हैं इस क्वेश्चन के पास, पूछते हैं भाई साइक्लिक रिंग है क्या, तो बोलेगा कि हाँ भाई साइक्लिक रिंग तो मेरे पास है। फिर मैं इससे पूछता हूं कि साइक्लिक रिंग है तो चल बता रेजोनेंस हो रहा है कि नहीं, तो बोला कि हाँ देखो रेजोनेंस हो रहा, प्लस चार्ज सिंगल डबल प्लस चार्ज सिंगल डबल। मैंने बोला कि ये प्लस चार्ज सिंगल प्लस चार्ज रेजोनेंस हो रहा है क्या, बोला कि हो रहा है। मैं बोला कि मुझे दिख तो नहीं रहा है, बोला कि आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के देख लो, प्लस चार्ज सिंगल डबल यहां तक रेजोनेंस तुम्हें दिखा, मैं बोला हाँ, प्लस चार्ज सिंगल डबल यहां तक रेजोनेंस दिखा, मैंने बोला हाँ, बोला कि तुम्हें इतना ही रेजोनेंस नहीं दिख रहा है ना, चल देखने की कोशिश करते हैं, एक प्लस चार्ज का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लो। तो भाई प्लस चार्ज इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ये बॉन्ड इधर की तरफ ब्रेक होगा, यहां माइनस यहां प्लस, या डबल बॉन्ड यहां पर शिफ्ट हो जाएगा और प्लस चार्ज इसके स्टार्ट एंड पोजीशन पे यहां चला जाएगा। क्या बनेगा इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, देखो सर ये इधर की तरफ रेजोनेंस करा रहे हैं तो ये डबल बॉन्ड यहां से यहां आ गया और प्लस चार्ज इसके स्टार्ट एंड पोजीशन पे यहां आ गया। सर ये तो प्लस चार्ज पहले से था ही, यहां पर आ गया डबल बॉन्ड। आप क्या बोलोगे कि सर पहले यहां से लेके यहां तक रेजोनेंस हो रहा था, हमने यहां देखा था, अब देखो प्लस चार्ज सिंगल डबल ये रेजोनेंस हो रहा है कि नहीं है, तो आप बोलोगे हो रहा है, मतलब पूरे साइकिल में तो रेजोनेंस हो रहा है सर, वो यहां पर नहीं पता चल रहा था लेकिन एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने पर हमें पता चल गया। मैं पूछूंगा कि टोटल नंबर ऑफ डिलोकलाइज इलेक्ट्रॉन यहां पर कितने हैं, तो बोलोगे कि प्लस चार्ज मतलब खाली डब्बा 0 इलेक्ट्रॉन, प्लस चार्ज मतलब खाली डब्बा 0 इलेक्ट्रॉन, और इस पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन। सर 2 इलेक्ट्रॉन है, पूरा का पूरा रेजोनेंस हो रहा है, कंपाउंड कैसा होगा, तो एरोमेटिक होगा। 2 6 आ जाए तो मैंने क्या बताया था, एरोमेटिक होगा। सेम यहां पर कहानी अप्लाई करते हैं, भाई रेजोनेंस हो रहा है क्या, तो क्या बोलोगे सर अभी दिख तो नहीं रहा है लेकिन एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लेंगे तो पूरा का पूरा रेजोनेंस दिखने लगेगा, मतलब कंप्लीट डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां भी हो रहा है। टोटल नंबर ऑफ डिलोकलाइज इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो आप बोलोगे कि सर 2 + 2 + 2 6, और 6 पे भी क्या होता है, एरोमेटिक। बेटा ये जो स्ट्रक्चर है ना, इसको कहीं कहीं ऐसे भी दिया हुआ रहता है कि यहां पर 2 प्लस चार्ज है, कितने प्लस चार्ज है, +2 चार्ज है, और पूरा का पूरा रेजोनेंस हो रहा है। इस तरह से भी ये स्ट्रक्चर दिख सकता है आपको। यहां पर क्या लिखेंगे, 2 माइनस चार्ज है, कंप्लीट रेजोनेंस हो रहा है। भाई 2 प्लस चार्ज है और कंप्लीट रेजोनेंस हो रहा है, तो इसमें बीच में +2 रख दिया। यहां पर 2 माइनस चार्ज है, बीच में रेजोनेंस हो रहा है, तो यहां पर बीच में -2 रख दिया और एक सर्किल बना दिया। अब यहां की बात कर लेते हैं, माइनस चार्ज सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल माइनस चार्ज सिंगल डबल, कंप्लीट रेजोनेंस हो रहा है सर, एंड टू एंड डिलोकलाइजेशन, पूरा का पूरा डिलोकलाइजेशन रेजोनेंस हो रहा है। अब हम तुमसे अगर ये पूछे कि टोटल नंबर ऑफ डिलोकलाइज इलेक्ट्रॉन यहां पर कितने हैं, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा, सर डिलोकलाइज इलेक्ट्रॉन की अगर बात करें तो ये पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ माइनस चार्ज में 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ डिलोकलाइज इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 6, और अगर 6 है तो कंपाउंड कैसा होगा, एरोमेटिक होगा। अब यहां की अगर बात कर ली जाए, सर रेजोनेंस तो पूरा हो रहा है, साइक्लिक रेजोनेंस पूरा का पूरा हो रहा है। नंबर ऑफ डिलोकलाइज इलेक्ट्रॉन की बात करें तो यहां 2 और यहां 2 4,
प्लस चार्ज मतलब खाली डब्बा, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन 4 है, और 4 है तो ये कंपाउंड एंटी एरोमेटिक होगा। तो इतना एग्जाम्पल अभी आप नोट करें, इसके बाद मैं कुछ और एग्जाम्पल आपको दूंगा और उसको आपके सामने सॉल्व करूंगा, आप देखेंगे। इसे नोट करें बेटा, नोट करिए। हाँ बच्चों, आपके सामने कुछ और क्वेश्चन दिए गए हैं जिसमें बताना है कि इसमें डिलोकलाइज इलेक्ट्रॉन कितना है, एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है। तो चलो यहां पर देखते हैं हम लोग। एन के पास यहां लोन पेयर है, लोन पेयर सिंगल डबल रेजोनेंस हो रहा है। मैंने बताया था इस मॉलिक्यूल का नाम क्या है, पाइरोल है। क्या नाम है इसका, पाइरोल। और इसका नाम है फ्यूरेन, और इसका नाम है पायरिडीन। चलो भाई देखते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, पूरा का पूरा कंप्लीट रेजोनेंस हो रहा है। 6 डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन रिंग के अंदर है, और कंपाउंड है। अगर 6 है तो क्या होगा, एरोमेटिक होगा। अच्छा, यहां पर 2 लोन पेयर है। दोनों लोन पेयर को डिलोकलाइज होने में काउंट करें कि एक ही लोन पेयर रेजोनेंस करेगा। तो मैंने बताया था कि किसी एटम के पास कितना भी लोन पेयर हो, उसका सिर्फ और सिर्फ एक लोन पेयर रेजोनेंस करता है। तो ए लोन पेयर मान लो कि रेजोनेंस किया तो 2 + 2 + 2 6 कंप्लीट रेजोनेंस हो रहा है। लोन पेयर सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, लोन पेयर सिंगल डबल, पूरा का पूरा रेजोनेंस हो रहा है। क्या हो गया, कंपाउंड एरोमेटिक। पायरिडीन मॉलिक्यूल में अगर बात किया जाए तो इसका लोन पेयर रेजोनेंस करता है क्या? आप बोलोगे कि नहीं सर, लास्ट लेक्चर में ही मैंने आपको बताया था। तो जब ये रेजोनेंस नहीं कर रहा है तो डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, 2 4 6 इलेक्ट्रॉन, ये भी क्या होगा, एरोमेटिक होगा। आपने देखा था कि 2 हो जाए 6 हो जाए, मतलब 4 के मल्टीपल से 2 ज्यादा हो जाए तो एरोमेटिक है। ये देखो +4 सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल +4, पूरा का पूरा रेजोनेंस हो रहा है। 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, और 6 इलेक्ट्रॉन है तो ये कैसा होगा, तो आपका आंसर होगा कि सर एरोमेटिक होगा। इसको बोलते हैं ट्रोपोलियम आयन। अब यहां पर देखते हैं ये कंपाउंड एरोमेटिक होगा कि एंटी एरोमेटिक होगा कि नॉन एरोमेटिक होगा। देख भाई, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, पूरा रेजोनेंस हो रहा है। टोटल नंबर ऑफ डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन 2 + 2 + 2 + 2 + 2 10 आ रहा है, और 10 जो है 4n + 2 के फॉर्म में है, 4 के मल्टीपल 2 के फॉर्म में है, 4 का मल्टीपल +2, 4 2 जा 8 + 2। तो ये कंपाउंड क्या होना चाहिए, एरोमेटिक। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, सुनना। सर यहां पर एक हाइड्रोजन तो होगा। देखो ये sp2 कार्बन है तो बॉन्ड एंगल 120 का, तो यहां पर तो एक हाइड्रोजन होगा सर, और यहां भी एक हाइड्रोजन होगा, और इन दोनों हाइड्रोजन के बीच में रिपल्सन होगा। इस डायग्राम को थोड़ा सा बड़ा मैं बना रहा हूं। देखो इसको मैं बड़ा बना रहा हूं आपको समझाने के लिए। डबल इन दोनों हाइड्रोजन में रिपल्सन होने लगा। देखो एक प्लेन में रिंग होना चाहिए था, समझना अच्छी तरह से। इस तरह से एक प्लेन में होना चाहिए था। इसमें हो क्या रहा है कि ये 2 हाइड्रोजन आपस में रिपल्सन करने लगे, ऐसे था, और ये दोनों आपस में रिपल्सन करने लगे। जब मान लो कि ये ऐसे था रिंग, एक ये हाइड्रोजन एक ये हाइड्रोजन, दोनों का मिडिल फिंगर आपस में रिपल्सन करने लगा, तो ये रिंग ही यहां से मुड़ गया। और जब रिंग यहां से मुड़ गया तो अब प्लेनर नहीं रहा, ये नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर हो गया। और जब नॉन प्लेनर ये स्ट्रक्चर हो गया तो अपन क्या बोलेंगे कि इसका प्लेन कुछ अलग है, इसका प्लेन कुछ अलग है,
सर अब तो कंप्लीट रेजोनेंस ही नहीं हो रहा, दो अलग अलग प्लेन बन गए। जैसे बुक फोल्ड किया हुआ रहता है ना, ये बुक है और एक पेज इधर की तरफ है, तो एक रिंग में, एक प्लेन में जो रिंग है उसमें 2 पाई बॉन्ड है, एक रिंग प्लेन में जो रिंग है उसमें 3 पाई बॉन्ड है, तो फिर भी ये एरोमेटिक नहीं है। क्यों भाई? क्योंकि डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, और इधर तो कोई बॉन्ड ही नहीं है कि इधर फिर से रेजोनेंस हो। मतलब रेजोनेंस यहां से उठ के यहां तक इसमें हो रहा है और इसमें यहां से यहां तक हो रहा है। इन दोनों में कोई रेजोनेंस इसलिए नहीं हो रहा है कि ये नॉन प्लेनर हो गए। तो नंबर ऑफ डिलोक्लाइज्ड इलेक्ट्रॉन की अगर बात करें तो 6,4, एक प्लेन में 6, एक प्लेन में 4, और कंपाउंड जो होगा नॉन एरोमेटिक होगा। इसको फिर से अच्छी तरह से ध्यान से देख लो बेटा, ये कंपाउंड ही प्लेनर नहीं है तो एरोमेटिसिटी की तो बात ही नहीं है। हाँ, यहां पर डबल बॉन्ड रहता नेफ्थलीन तो एरोमेटिक है, लेकिन यहां पर कोई बॉन्ड ही नहीं है, यहां पर एक बॉन्ड ऐसे रहता तो नेफ्थलीन मॉलिक्यूल है। अब देखते क्या, इधर रेजोनेंस हो रहा है, 6 इलेक्ट्रॉन है, एरोमेटिक है, लेकिन यहां बॉन्ड नहीं है, इसलिए ये अपने प्लेन को छोड़ के थोड़ा सा इधर आ गया, बोर्ड के प्लेन में नहीं है। जब कंपाउंड पूरा का पूरा प्लेनर ही नहीं हुआ साइक्लिक रिंग, तो एरोमेटिसिटी की बात करेंगे क्या? नहीं करेंगे। यहां पर टोटल नंबर ऑफ डिलोक्लाइज्ड इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 6,4, कहने का मतलब कि एक प्लेन में 6 इलेक्ट्रॉन, एक प्लेन में 4 इलेक्ट्रॉन। कंपाउंड कैसा है? नॉन एरोमेटिक। इसको बहुत लोग गलत पढ़ाते हैं, आप इसको अच्छी तरह से समझ लेना। ऐसा क्यों हुआ? इंटरनल हाइड्रोजन रिपल्सन के वजह से। क्या हो रहा है यहां पर हाइड्रोजन में? ड्यू टू रिपल्सन रिंग बिकम्स नॉन प्लेनर। अब यहां की बात करते हैं। सर डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल पूरा का पूरा रेजोनेंस हो रहा है। टोटल नंबर ऑफ डिलोक्लाइज्ड इलेक्ट्रॉन 8 है, और 8 है तो एंटी एरोमेटिक है। ये भी आंसर यहां गलत हो जाएगा, इसलिए दोनों कंपाउंड पे मैंने स्टार बना रखा है। सर क्यों गलत होगा? अब सुनना क्यों गलत होगा। यहां रेजोनेंस तो हो रहा है, इसमें तो कोई शक नहीं है। अब देखते हैं कि मॉलिक्यूल में एग्जैक्टली रेजोनेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है। इस स्ट्रक्चर को देखते तो पता चल रहा है कि हो रहा है। अच्छा, अगर रेजोनेंस होता, प्लेनर होता, तो 8 इलेक्ट्रॉन एंटी एरोमेटिक सिस्टम हो जाता, और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड जो है वो सबसे लिस्ट स्टेबल कंपाउंड था। आप बोलोगे कि सर इतना जवाब सवाल तो आप इस क्वेश्चन में नहीं किए थे, या ये एक क्वेश्चन दे दूं तो ये आप क्या बोलोगे कि सर ये तो जो कंपाउंड है वो एंटी एरोमेटिक है, 2 + 2 4 इलेक्ट्रॉन। अगर मैंने नहीं क्वेश्चन दिया है तो इसको पहले कर लेते हैं। यहां पर जैसे मान लो कि 16 नंबर क्वेश्चन मैंने ये दे दिया, 2 इलेक्ट्रॉन इधर है, 2 इलेक्ट्रॉन इधर है, रेजोनेंस हो रहा है, नंबर ऑफ डिलोक्लाइज्ड इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 4, और ये कंपाउंड हो जाएगा एंटी एरोमेटिक। अब इस क्वेश्चन को करेंगे तो आप बोलोगे कि 8 और एंटी एरोमेटिक होना चाहिए भी। भाई 4 है तो एंटी एरोमेटिक होगा ना, तो ये भी एंटी एरोमेटिक होना चाहिए। अब सुनना इसका जवाब क्या है। बोला ये कि ये एंटी एरोमेटिक होगा लेकिन मैं नहीं होऊंगा। मैंने पूछा ऐसा क्यों, तो बोला कि मैं बड़ा रिंग बन गया 8 मेंबर का, और 8 मेंबर का रिंग हूं तो मेरे अंदर फ्लेक्सिबिलिटी आ गया। भाई एंटी एरोमेटिक कंपाउंड हूं तो बहुत ज्यादा अनस्टेबल हूं। अगर नॉन प्लेनर हो गया क्योंकि मेरे अंदर फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा है तो मैं अपने आप को ऐसे मोड़ लूंगा, और मोड़ने से मैं नॉन प्लेनर हो जाऊंगा, और जब नॉन प्लेनर हो जाऊंगा तो नॉन एरोमेटिक होऊंगा, और नॉन एरोमेटिक होने से मेरे को फायदा ये होगा कि एंटी एरोमेटिक जैसा मैं अनस्टेबल नहीं होऊंगा। इसका जवाब सही था बेटा, ये एंटी एरोमेटिक ना होकर क्या होगा? नॉन एरोमेटिक। अब बात करते हैं नंबर ऑफ डिलोक्लाइज्ड इलेक्ट्रॉन। ये इसने क्या किया, सुनना अच्छी तरह से। ये पाई बॉन्ड को बोर्ड के ऊपर इधर उठा लिया, इस पाई बॉन्ड को भी बोर्ड के ऊपर इधर उठा लिया, ये टब जैसा स्ट्रक्चर बन गया। यहां पर डबल बॉन्ड, यहां पर डबल बॉन्ड, यहां पर डबल बॉन्ड, यहां पर डबल बॉन्ड। सुनना कैसे बना है। ये देखो इसका स्ट्रक्चर ऐसे बन गया टब के टाइप का, ऐसा। देखो एक डबल बॉन्ड यहां है, एक डबल बॉन्ड यहां है, एक डबल बॉन्ड यहां है, और एक डबल बॉन्ड यहां है। फिर से देखना, एक पाई बॉन्ड यहां,
एक पाई बॉन्ड यहाँ, एक पाई बॉन्ड यहाँ, एक पाई बॉन्ड यहाँ। तो यहाँ का जो पाई बॉन्ड बना होगा ऐसे p ऑर्बिटल 2 होंगे, और यहाँ का जो पाई बॉन्ड होगा ऐसे p ऑर्बिटल होंगे। ये p ऑर्बिटल और ये p ऑर्बिटल पैरेलल नहीं है, इसलिए इस कंपाउंड में रेजोनेंस ही नहीं हो रहा है, और रेजोनेंस ही नहीं हो रहा है तो डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ही नहीं हो रहा है, तो नंबर ऑफ डिलोकलाइज इलेक्ट्रॉन इन दिस मॉलिक्यूल इक्वल टू 0। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक ना भी पूछे तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। पूछा जाए कि नंबर ऑफ डिलोकलाइज इलेक्ट्रॉन इन द मॉलिक्यूल इज इक्वल टू, तो आंसर क्या होगा? 0। इसमें रेजोनेंस नहीं हो रहा है। ये कैसा शेप में आ गया? टब लाइक शेप में। क्यों? क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा था। यहां की बात करें, आप क्या बोलोगे? सर 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन है और एक लोन पेयर रेजोनेंस कर रहा है तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, और ये भी 6 से ज्यादा मेंबर का रिंग है, तो ये भी क्या हो जाएगा? नॉन एरोमेटिक। अब यहां पर आंसर गलत हो जाएगा। सर क्यों? ऐसा क्यों? तो भाई सल्फर के पास कुछ ऐसा है, वैकेंट डी ऑर्बिटल, क्योंकि थर्ड पीरियड एलिमेंट है। तो भाई लोन पेयर से जब रेजोनेंस कराता तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होता तो एंटी एरोमेटिक हो जाता। वैकेंट ऑर्बिटल है तो वैकेंट ऑर्बिटल से बोला भाई तू रेजोनेंस करेगा क्या? तो वैकेंट ऑर्बिटल बोला कि मैं तो प्लस चार्ज के जैसा हूं, मतलब ये स्ट्रक्चर ठीक है इसके जैसा हो गया। और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज थे? 2 + 2 + 2 6, और यहाँ के 0 इलेक्ट्रॉन। अब ये लोन पेयर को बोला कि मैं तेरे से रेजोनेंस नहीं कराऊंगा, नहीं तो मैं एंटी एरोमेटिक बन जाऊंगा। तो कितने डिलोकलाइज इलेक्ट्रॉन है? 6, और यहां पर ये क्या बन जाएगा? एंटी एरोमेटिक। क्यों भाई? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल डिलोकलाइज्ड टू गेट मोर स्टेबिलिटी। अब देखो बेटा, सल्फर है, वैकेंट डी ऑर्बिटल है, तो ये क्या हो गया? मोर स्टेबल के लिए अपने वैकेंट डी ऑर्बिटल को यूज कर लिया। अगर ऑक्सीजन होता, सेकेंड पीरियड एलिमेंट होता, तो उसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता क्या? नहीं होता। और नहीं होता तो फिर क्या होता? ये रिंग बहुत बड़ा है इसलिए फ्लेक्सिबिलिटी आ जाता, अपने आप को एंटी एरोमेटिक नहीं करना चाहता। भाई यहाँ ऑक्सीजन होता तो क्या होता? यहाँ पर वैकेंट डी ऑर्बिटल तो होता नहीं, वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता तो मजबूरी है कि लोन पेयर को रेजोनेंस करना पड़ेगा, और लोन पेयर रेजोनेंस करता तो 2 2 2 2 8 इलेक्ट्रॉन एंटी एरोमेटिक हो जाता। फिर बोलेगा इसी के जैसा कि अरे भाई तू 1 मेंबर का है, मैं 7 मेंबर का हूं, 6 मेंबर का रहता तब ना फ्लेक्सिबिलिटी मेरे अंदर नहीं होता। अभी तो मेरे अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है, तो ये क्या होगा? एस बाहर की तरफ निकल जाएगा, रेजोनेंस ही नहीं करने देगा इस सबको, मतलब नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर हो जाएगा। ऑक्सीजन होता है यहाँ पर तो नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर होता, और नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर होता तो फिर वहां नॉन एरोमेटिक हो जाता। इसे नोट करें। हाँ बच्चों, अभी आपने क्या देखा कि यहां सल्फर के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, तो ये डी ऑर्बिटल जा रहा है रेजोनेंस के लिए, जिससे क्या हो रहा है? पूरे सिस्टम में 6 इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज हो रहे हैं, और सिस्टम क्या हो जा रहा है? एरोमेटिक। अगर यहां ऑक्सीजन होता तो ऑक्सीजन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है क्या? आप बोलोगे नहीं सर, 1s 2s 2p, 2 के पास तो केवल s और p होता है, वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, तो यहाँ पर डी ऑर्बिटल रेजोनेंस कर सकता है क्या? तो नहीं। अब लोन पेयर के पास यहाँ पर लोन पेयर की अवेलेबिलिटी है, चाहे तो लोन पेयर रेजोनेंस करे चाहे तो नहीं करे। तो लोन पेयर सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल रेजोनेंस तो हो रहा है। अगर रेजोनेंस लोन पेयर करे तो टोटल नंबर ऑफ डिलोकलाइज इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 8 हो जाएगा, और 8 होने से सिस्टम एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, और एंटी एरोमेटिक तो हाईली अनस्टेबल होता है। तो क्योंकि इसके पास एक पॉसिबिलिटी है कि चूंकि 7 मेंबर का रिंग है तो फ्लेक्सिबल है, तो ये अपने आप को, जैसे ये ऑक्सीजन है, सुनना अच्छी तरह से,
तो ये इधर की तरफ बाहर की तरफ आ गया, मतलब ऑक्सीजन का लोन पेयर और पाई बॉन्ड अब दोनों प्लेनर नहीं रहे, दोनों में रेजोनेंस नहीं होगा। मतलब ये इतना सिस्टम जो होगा ये चेंज कर लेगा अपने प्लेन, चेंजेज प्लेन। और ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं पकड़ स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं? पकड़ स्ट्रक्चर। तो यहां पर टोटल नंबर ऑफ डिलोकलाइज इलेक्ट्रॉन की बात करें तो ये डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड रेजोनेंस तो कर रहा है, लेकिन ये प्लेन से बाहर आ गया इसलिए रेजोनेंस नहीं कर रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ डिलोकलाइज इलेक्ट्रॉन 6 तो है, लेकिन कंपाउंड कैसा है? नॉन एरोमेटिक। कैसा कंपाउंड है? नॉन एरोमेटिक। आप बोलोगे सर इसी तरह का क्वेश्चन अगर ये दिया होता, यहां पर ऑक्सीजन होता, तो मैं बोलूंगा बेटा ये क्वेश्चन तो हम लोग किए हैं ना, यहां पर लोन पेयर रेजोनेंस कर रहा है और रेजोनेंस करने से यहां पर फायदा है 6 इलेक्ट्रॉन, और ये क्या था? एरोमेटिक था। अब यहां की बात कर लो, माइनस चार्ज सिंगल डबल, सर इसी तरह का सिस्टम है, यहां लोन पेयर है, यहां माइनस चार्ज है, तो ये अपने प्लेन को क्या कर लेगा? थोड़ा सा बाहर की तरफ बेंड कर लेगा और कैसा हो जाएगा? पॉकेट स्ट्रक्चर ये भी बन जाएगा। टोटल नंबर ऑफ डिलोकलाइज इलेक्ट्रॉन 6 एंड सिस्टम इज नॉन एरोमेटिक। सिस्टम कैसा है? नॉन एरोमेटिक। देखो बेटा ये क्वेश्चन और भी मैंने क्वेश्चन जो दिए थे जिसमें हाइड्रोजन का रिपल्सन हो रहा था, कब लाइट स्टेप बन रहा था, ये सब क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। आप इन सभी क्वेश्चन को नोट करो। उसके बाद एक नया टर्म हम लोग पढ़ेंगे, क्वाजी एरोमेटिक कंपाउंड। इसे नोट कर लीजिए पहले। नेक्स्ट टॉपिक इज क्वाजी एरोमेटिक कंपाउंड। क्वाजी एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है? सुनना। अगर कोई कंपाउंड है जो कि एरोमेटिक तो है, जैसे मान लो कि ये कंपाउंड हमने लिया, यहां माइनस चार्ज, यहां पर माइनस चार्ज, यहां पर डबल बॉन्ड, ये कंपाउंड क्या है? एरोमेटिक तो है। अभी हमने देखा था एग्जांपल में 2 + 2 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये एरोमेटिक होने के पीछे का वजह ये चार्ज है। सिमिलरली ये कंपाउंड एरोमेटिक तो है, लेकिन एरोमेटिक होने के पीछे का वजह क्या है? ये चार्ज है। तो कोई कंपाउंड चार्ज होने के वजह से एरोमेटिक हो गया, तो वैसे कंपाउंड को क्वाजी एरोमेटिक कंपाउंड कहेंगे। मतलब ऐसे कंपाउंड जो कि एरोमेटिक है, उस चार्ज के होने की वजह से उसे क्या बोलेंगे? क्वाजी एरोमेटिक कंपाउंड। मतलब हकल के रूल के अंतर्गत अगर कोई चार्ज आया और तब वो एरोमेटिक हुआ, तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग क्या बोलेंगे? क्वाजी एरोमेटिक कंपाउंड। तो क्या हम लोग लिखेंगे इसमें डोज एरोमेटिक कंपाउंड, in which aromaticity occur due to presence of charge are called क्वाजी एरोमेटिक कंपाउंड। उन्हें क्या बोलते हैं? क्वाजी एरोमेटिक कंपाउंड। मतलब ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड जिसमें चार्ज की वजह से एरोमेटिसिटी आए, जैसे इस कंपाउंड की अगर बात करें बेटा,
तो ये भी क्वाजी एरोमेटिक है, क्योंकि ये कंपाउंड इस फॉर्म में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ये कंपाउंड जब एग्जिस्ट करता है तो ये बॉन्ड इधर की तरफ ब्रेक हो जाता है। रीजन अभी आपको पता चल जाएगा। यहां माइनस चार्ज आ गया और यहां पर प्लस चार्ज आ गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, ये रिंग सेपरेटली एरोमेटिक हो गया और ये रिंग सेपरेटली एरोमेटिक हो गया। तो यहां भी एरोमेटिसिटी आने का वजह क्या है, चार्ज। क्या वजह है, चार्ज। तो ये सब कंपाउंड को हम लोग क्या बोलेंगे, क्वाजी एरोमेटिक कंपाउंड। अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि जैसे मान लो कि एक कंपाउंड दिया गया है ये, और दूसरा कंपाउंड दिया गया है ये। अब हमसे क्या पूछा गया है, इस कंपाउंड का नाम दे दिया गया ए और इसका बी दे दिया गया। तो हमसे पूछा गया है बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर। डाइपोल मोमेंट का अंदर, डाइपोल मोमेंट उसका ऑर्डर, फ्री रोटेशन का ऑर्डर क्या होगा। तो सुनना बेटा, ये कंपाउंड जो होगा, इस कंपाउंड को ए मैं लिख रहा हूं और इसको मैं लिख रहा हूं बी। पहले तो मैं ये पूछूं कि इस कंपाउंड में इस बॉन्ड को ब्रेक होने की टेंडेंसी, तो आप बोलोगे कि बहुत ज्यादा होगा सर, क्योंकि यहां माइनस आ जाए यहां पर प्लस आ जाए तो दोनों रिंग का काम बन जाए और ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। इसमें मैं पूछूं तो बोलोगे कि टेंडेंसी कम होगा सर, क्योंकि यहां माइनस आया तो ये एरोमेटिक और यहां प्लस आया तो ये एंटी एरोमेटिक। तो इसमें बॉन्ड ब्रेक होने से दोनों रिंग एरोमेटिक और इसमें बॉन्ड ब्रेक होने से एक एरोमेटिक है, एक नॉन एरोमेटिक। मतलब क्वाजी एरोमेटिक नेचर इसका है, इसका नहीं है। दूसरा चीज, इस बॉन्ड को टूटने की टेंडेंसी ज्यादा है और जब बॉन्ड टूटेगा तो सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा आएगा। इस बॉन्ड को टूटने की टेंडेंसी कम है तो सिंगल बॉन्ड आने की टेंडेंसी यहां पर कम है, यहां सिंगल बॉन्ड टेंडेंसी ज्यादा है तो सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ ज्यादा होता है। तो डबल बॉन्ड में तो फिर अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो दोनों आपस में पास पास आ जाएंगे। तो बॉन्ड लेंथ किसका ज्यादा होगा, ए का ज्यादा। इस बॉन्ड की बात हो रही है बेटा, इस बॉन्ड की ए का ज्यादा होगा किससे, बी से। फ्री रोटेशन की बात किया जाए तो कन्फर्मेशनल आइसोमेरिक में मैंने बात की थी कि फ्री रोटेशन सिंगल बॉन्ड में ज्यादा होगा। तो यहां पर सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा आएगा, बॉन्ड टूटने से दोनों को स्टेबिलिटी मिल रही है, यहां नहीं मिल रही है, इसलिए फ्री रोटेशन का भी टेंडेंसी ए में ज्यादा होगा और बी में कम होगा। डाइपोल मोमेंट की अगर बात की जाए तो भाई जहां पर चार्ज डेवलप होगा वहीं पर डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा ना। तो चार्ज डेवलप होने की टेंडेंसी तो यहां पर ज्यादा है, क्योंकि इस यहां चार्ज डेवलप होने से दोनों रिंग एरोमेटिक बन जा रहा है, इसलिए डाइपोल मोमेंट भी ए में ज्यादा होगा और बी में कम होगा। अब इस डाइपोल मोमेंट के अकॉर्डिंग और भी पूछा जा सकता है, सोलबिलिटी विथ वाटर। वाटर कैसा सॉल्वेंट है, पोलर प्रोटिक, और आपने सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ा होगा लाइक डिजॉल्व लाइक। तो प्रोटिक सॉल्वेंट में, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में ये फॉर्म जो होगा ज्यादा सॉल्युबल होगा। तो सॉल्युबिलिटी इन वाटर जो होगा वो डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर होगा और वो क्या होगा, ए इज ग्रेटर देन बी। तो ये भी लिख सकते हैं सॉल्युबिलिटी इन वाटर। ए इज ग्रेटर देन बी। तो ये क्वाजी एरोमेटिक कंपाउंड का कंसेप्ट है बेटा, इसे आप नोट करें। ये जो क्वेश्चन है आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। इसमें इस बॉन्ड को ब्रेक होने से ये दोनों कंपाउंड क्वाजी एरोमेटिक बन जा रहा है, जबकि ये नहीं बन रहा है। तो बॉन्ड लेंथ यहां पर सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आने के कारण इस बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ इस बॉन्ड के बॉन्ड लेंथ से ज्यादा होगा। डाइपोल मोमेंट उसी तरह से आपने देखा फ्री रोटेशन और सॉल्युबिलिटी। नोट करिए। हाँ बच्चों, अब कुछ पॉइंट्स लिखते हैं एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक कंपाउंड के।
रिस्पेक्ट में अगर स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करें तो हमने देखा था सबसे ज्यादा कौन स्टेबल था? एरोमेटिक, उसके बाद नॉन एरोमेटिक, और सबसे कम स्टेबल कौन था? एंटी एरोमेटिक। दूसरा पॉइंट, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड does not exist at room temperature। ये इससे अच्छे लैंग्वेज में अगर लिखना चाहते हो तो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड डाइमेराइजेज इनटू नॉन एरोमेटिक कंपाउंड एट रूम टेम्परेचर। जैसे देखो यहां पर एक एंटी एरोमेटिक कंपाउंड मैंने लिया, और रूम टेम्परेचर पे इसको छोड़ दिया। अब सुनना बेटा, थोड़ा सा रिएक्शन पार्ट बोल सकते हो? बताओ, कोई कंपाउंड हमने लिया तो एक ही कंपाउंड लिया होगा कि बहुत होगा? आपका आंसर होना चाहिए सर बहुत होगा। क्यों? क्योंकि एक ड्रॉप अगर पानी भी लेते हो तो उसमें पानी के बहुत मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल बहुत होते हैं। क्योंकि 18 ड्रॉप, अगर 18 ग्राम वाटर ले लिया तो 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल होते हैं। तो आपने थोड़ा सा ये कंपाउंड निकाला, ठीक है, 1,3, या इसको साइक्लोब्यूटा 1,3 डाइन बोल सकते हैं। तो उसमें बहुत सारे हजारों करोड़ों मॉलिक्यूल होंगे। और देखो ये एंटी एरोमेटिक क्या होता है? हाईली अनस्टेबल। तो ये क्या हो जाएगा? यहां पर होमोलाइटिक फिशन हो जाएगा, और होमोलाइटिक फिशन होने के बाद ये कुछ इस तरह का बन जाएगा। और आप ही ने बोला कि सर ये बहुत मॉलिक्यूल होंगे, तो इस तरह का यहां भी बना होगा बाई रेडिकल। अब ये दोनों मिलके बॉन्ड बना लेगा तो क्या बन जाएगा? सुनना, यहां पर सर बॉन्ड बनेगा, पहले से था, यहां पर का भी बॉन्ड सर पहले से था, और ये दोनों बॉन्ड अभी बना लिया। ये कैसा हो गया? नॉन एरोमेटिक। मतलब रूम टेम्परेचर पे ये कंपाउंड इसमें चला जाता है, नॉन एरोमेटिक बन जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल डाइमेराइज एट रूम टेम्परेचर। दूसरा जो पॉइंट है इसी से रिलेटेड है कि इन प्रेजेंस ऑफ एक्टिव मेटल like sodium, potassium, anti-aromatic compound becomes quasi-aromatic। क्या बन जाता है? क्वाजी-एरोमेटिक बन जाता है। जैसे वही कंपाउंड हमने यहां पर लिया, पहले रूम टेम्परेचर पे ऐसे छोड़ दिया था, अब सोडियम के प्रेजेंस में छोड़ा, तो सबसे पहले तो यहां होमोलाइटिक फिशन होके और बाई रेडिकल बन गया होगा। रेडिकल मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। सोडियम एटम लिया होगा, एक ही नहीं होंगे, बहुत सारे सोडियम होंगे। और मेटल का काम भाई, तो आप बोलोगे सर मेटल इलेक्ट्रॉन देना जानते हैं, मेटल का काम ही होता है इलेक्ट्रॉन देने का, इसीलिए इसे इलेक्ट्रोपॉजिटिव बोला जाता है। एक इलेक्ट्रॉन दे के सोडियम प्लस बन जाएगा, जो कि नियॉन जैसा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। तो ये भी सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा, और नियॉन जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा तो इनर्ट गैस जैसा मोर स्टेबल हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा? फ्री रेडिकल को एक इलेक्ट्रॉन मिल गया, क्या बन जाएगा? कौन सा चार्ज? सर
ये बॉन्ड था, ऐसे ब्रेक हुआ था तो फ्री रेडिकल यहां बना था, यहां बना था। अब ये भी इलेक्ट्रॉन इधर चला है, मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन यहां चला है, तो कैसा चार्ज आ जाएगा? माइनस चार्ज। मतलब फ्री रेडिकल को एक इलेक्ट्रॉन मिला तो माइनस चार्ज, तो यहां भी माइनस चार्ज बनेगा, यहां भी माइनस चार्ज बनेगा, ये दोनों जगह माइनस चार्ज, और ये क्या बन गया? क्वाजी एरोमेटिक कंपाउंड। टोटल नंबर ऑफ डिलोकलाइज इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 2 + 2 + 2 कितना हो गया? 6। ये माइनस चार्ज है, इस पे 2 इलेक्ट्रॉन मैंने दिखाया, ऐसा नहीं कि स्माइली बनाया है सर। टोटल कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 6। तो क्या हो गया? एरोमेटिक। क्योंकि चार्ज की वजह से एरोमेटिक है, तो क्या बोलेंगे? क्वाजी एरोमेटिक। तो इसे हमने क्या लिखा है? क्वाजी एरोमेटिक। तो ये क्या बन गया? क्वाजी एरोमेटिक। मतलब ये है कि एंटी एरोमेटिक कंपाउंड को रूम टेम्परेचर पे ऐसे छोड़ दिया जाए, ये क्या है? एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है। ये भी क्या है? एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है। तो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड को रूम टेम्परेचर पे ऐसे ही छोड़ दो तो वो क्या बन जाता है? क्वाजी एरोमेटिक। लेकिन एंटी एरोमेटिक कंपाउंड को रूम टेम्परेचर पे छोड़ दो तो क्या बन जाता है? नॉन एरोमेटिक और डाइमराइज हो जाता है। जबकि एंटी एरोमेटिक कंपाउंड एक्टिव मेटल लाइक सोडियम पोटेशियम के प्रेजेंस में क्वाजी एरोमेटिक बन जाता है। तो इसे आप अभी नोट करें। हाँ बच्चों, जो लास्ट कंसेप्ट है एरोमेटिसिटी का, दैट इज प्रेसिपिटेट विथ AgNO3। AgNO3 के साथ प्रेसिपिटेट कौन सा कंपाउंड देगा? देखो, एक चीज याद रखना कि AgCl का कलर कैसा होता है? व्हाइट। इसको आप कॉपी के हेड पर नोट कर लेना। AgCl का कलर व्हाइट, AgBr का लाइट येलो और AgI का कलर डार्क येलो। AgF कलरलेस होता है। कलरलेस बोला बेटा, कैरेक्टरलेस नहीं, कलरलेस होता है। अब तुमसे पूछा जाएगा कि इसमें से कौन सा कंपाउंड जो है प्रेसिपिटेट देगा AgNO3 के साथ। जैसे यहां पर देखो, एक कंपाउंड ये लिया गया है और यहां पर एक कंपाउंड ये लिया गया है। भाई Cl है तो AgCl के साथ कैसा प्रेसिपिटेट दे सकता है? तो AgCl बनेगा तो व्हाइट देगा। पूछा गया कि इन दोनों में से कौन सा AgCl AgNO3 के साथ व्हाइट प्रेसिपिटेट देगा। तो चलो पहले देख लेते हैं। अगर मान लो बेटा कि ये AgCl के साथ, AgCl बनाएगा AgNO3 के साथ, मतलब यहां से Cl माइनस निकलेगा। Cl माइनस निकलेगा क्योंकि Ag तो मेटल है, इसमें प्लस चार्ज आएगा, तो Cl माइनस और Ag प्लस मिलकर AgCl बना दिया। उसी तरह से ये भी AgCl बना दिया सर। अब हमें देखना है कि किसमें बनेगा। ये तो हमने मान लिया कि चलो वहां से Cl माइनस निकलेगा तो AgCl बना, यहां से Cl माइनस निकलेगा तो कैसा चार्ज छोड़ के जाएगा? तो आप बोलोगे कि सर प्लस चार्ज, क्योंकि माइनस निकला है। और यहां भी कैसा चार्ज छोड़ के जाएगा? तो आप बोलोगे सर प्लस चार्ज। अब सुनना, वहीं पर ये बनेगा जहां पर इसमें स्टेबिलिटी ज्यादा है। इससे पूछे तुम स्टेबल हो क्या? तो बोलेगा कि मैं तो 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन एंटी एरोमेटिक, रेजोनेंस हो रहा है, मैं एंटी एरोमेटिक हूं। क्या हूं मैं? एंटी एरोमेटिक। इससे पूछा तो बोला कि 2 इलेक्ट्रॉन मैं एरोमेटिक हूं, तो मैं ज्यादा स्टेबल हूं, ये कम स्टेबल है, मतलब ये रिएक्शन प्रोसीड नहीं करेगा। क्योंकि AgCl अगर बनेगा तो यहां पर एंटी एरोमेटिक कंपाउंड जो कि लेस स्टेबल है, अनस्टेबल है, तो ये जब बनना ही नहीं चाहेगा तो यहां पर Cl माइनस ही नहीं निकलना चाहेगा, और जब Cl माइनस नहीं निकलना चाहेगा तो AgCl बनेगा क्या? आप बोलोगे कि नहीं बनेगा। यहां की बात करें, Cl माइनस निकला, Ag प्लस और Cl माइनस बन के AgCl बनेगा। क्यों? क्योंकि यहां से जो और प्रोडक्ट मिल रहा है ये एरोमेटिक है, स्टेबल है, और स्टेबल है तो ये तो बनना चाहेगा ही ना सर। तो जैसे जैसे ये बनेगा ये भी बनेगा, तो व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा। तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स व्हाइट प्रेसिपिटेट विथ AgNO3? आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड, फर्स्ट नहीं देगा। तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स व्हाइट प्रेसिपिटेट? क्योंकि Cl है तो AgCl बनेगा व्हाइट। प्रेसिपिटेट को शॉर्ट में PPT भी बोलते हैं। विथ
AgNO3। आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड, फर्स्ट नहीं होगा। ये नीचे का मतलब प्रेसिपिटेट है तो वहां पर डिपोजिट हो जाएगा, और गैस बनता तो ऊपर की तरफ एरो बनाते कि एस्केप कर जाएगा। तो ये एरोमेटिसिटी से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट हो सकते हैं वो बच्चों हमने आपको पढ़ाया। नेक्स्ट लेक्चर में और भी हम रेजोनेंस के एप्लीकेशन को देखेंगे। आप अच्छी तरह से इस लेक्चर को तैयार करेंगे। थैंक यू।